नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं। एग्ज़ाम के पहले अगर हम देख के जाते हैं तो ये हमको बहुत ही लाभप्रद होगा। तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है सरसरी तौर पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो प्राचीन भारत को पढ़ा, जिसमें हमने पाषाण काल पढ़ रखा है। साथ ही इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद साहित्य को जानने या इतिहास को जानने से संबंधित जो स्रोत हैं, जैसे वैदिक साहित्य हो गया, धार्मिक धर्म ग्रंथ हो गया, इन चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इसके अलावा इससे संबंधित एक टॉपिक जो बच गया था उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपका है साहित्य को जानने के लिए आपके लौकिक साहित्य हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसके अलावा अभिलेख हो गए, उसके बाद चित्रकला हो गया और कॉइन्स हो गए, किस प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे। इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए भी और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम बिना किसी की देरी के चलिए शुरू करते हैं। लौकिक साहित्य। देखिए, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इतिहास कैसा था उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा। या तो जो साक्ष्य रहते हैं जिसके अंतर्गत जो खुदाई के दौरान मिलते हैं, या फिर कोई धर्म ग्रंथ है, या फिर कोई साहित्य है। साहित्यों में भी अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं। लौकिक साहित्य का तात्पर्य होता है कि उस साहित्य को कहते हैं जो लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा होता है, या लोगों की संवेदनाओं से ये इसकी उत्पत्ति होती है और वो ये प्रकट करता है। मतलब जो लोगों की संवेदनाओं से उपज कर संवर्धन करके, उनका संचयन करके जिनका प्रकटीकरण किया जाता है, उसी को लौकिक साहित्य कहते हैं। साधारण सी बात है कि जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, उसके करीब हो। इसमें बहुत सारे से लौकिक साहित्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम के पहले एक बार आप इसको देख के जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समय भी हम इसमें नहीं लेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। जैसे पुस्तक है, उसके रचनाकार हैं और किस विषय से संबंधित है इसको हम देखेंगे, क्योंकि कई बार पूछता है कि मान लीजिए आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो किससे संबंध रखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है इसमें गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के जो रचयिता हैं वो गार्गी हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। और भारत में यवनों के आक्रमण से ये संबंधित जो भी जानकारियां हैं यहाँ से मिलती है, यवनों के आक्रमण से। दूसरे नंबर पे है महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, या फिर इन्हीं को कहा जाता है कौटिल्य, या फिर इन्हीं को कहा जाता है विष्णुगुप्त। और ये एक राजनीतिक ग्रंथ है और मतलब अर्थशास्त्र से ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक ग्रंथ है जो राजनीतिक की विषय वस्तु हो इसके बारे में विस्तार से बताता है। उसके बाद है चौथा मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित है और मौर्यकालीन जो राजनीति है इसके बारे में प्रकाश डालता है। पाँचवा है मृच्छकटिकम और ये शूद्रक के द्वारा रचित है। व्यापारी गणिका की प्रेम संबंध के बारे में ये एक तरीके से जो इनकी जीवनी है, जीवनी ना करके उनके प्रेम प्रसंग के बारे में इर्द गिर्द में ये घूमता है। छठवां है अष्टाध्यायी। ये पाणिनि की रचना है और ये भी एक व्याकरण है। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित है और ये मौर्यकालीन से संबंधित है। 8वें नंबर पे है रघुवंशम। रघुवंशम ये कालिदास की कृत है। देखिए, इसमें जब इसमें टॉपिक में आएंगे ना तो उसको देखेंगे कि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, उसके बाद आपको बोलेगा कि इसमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। तो इसके लिए उसको जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको जानना जरूरी है। तो अभी हम देख लेते हैं रघुवंशम कालिदास की। समुद्रगुप्त की विजय वर्णन की इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद है आपका 9 नंबर पे मालविका अग्निमित्रम। ये भी कालिदास द्वारा कृत है और ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद 10वें नंबर पे है स्वप्नवासवदत्तम। ये भास द्वारा रचित है और इसमें वासवदत्त के प्रेम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम संबंध के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हर्षचरित, वाणभट्ट द्वारा रचित है। हर्षवर्धन के बारे में ये बताता है ना। उसके बाद है राजतरंगिणी।
कल्हड़, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसको। राजतरंगी रचनाकार है कल्हड़ और कश्मीर के बारे में ये जानकारी देता है। उसके बाद है विक्रमाकांत देवचरित, ये विल्हड़ द्वारा रचित है। देखिए कल्हड़ और विल्हड़ में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पर इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। राजतरंगी, राज मतलब जैसे कश्मीर क्या है, भारत का सर है ना, सर है। तो जैसे राजा क्या है, राजा का सर सबसे ऊपर रहता है, तो ऐसे करके आप उसको याद कर सकते हैं। ये कल्हड़ है ना, कल्हड़, विल्हड़ अलग है। ये चालुक्य वंश के बारे में इनकी चर्चा की गई है। उसके बाद है इसमें लास्ट स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के बारे में हमने जब वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे उस समय हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि स्मृति ग्रंथ होते क्या हैं और कौन कौन से स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, पर हमको सबको यहाँ पर पीएचडी तो करना नहीं है, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसी को याद रखना है। तो जैसे एक है आपका मनुस्मृति, दूसरा है यज्ञवल्लभ स्मृति, दो को याद रखना है। और मनुस्मृति सबसे पुराना है। उसके बाद यह जो मनुस्मृति में भी बहुत सारे अध्याय, जैसे कोई भी चीज़ है, ग्रंथ है, तो उसमें चैप्टर्स होते हैं। तो उसी का एक चैप्टर्स है या अध्याय है मेघातिथि। मेघातिथि, इसमें सती प्रथा के बारे में वर्णन किया गया है या उसका जिक्र मिलता है। अब बस इतना को भी अगर पढ़ लेते हैं ना, सफिशिएंट है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। उसके बाद ये तो हो गया महत्वपूर्ण जो लौकिक साहित्य हैं। इसके बाद जैसे हम आएंगे ना, एक एक आपके राजवंश को पढ़ते जाएंगे, तो उनसे संबंधित जो आपके साहित्य और साहित्यकार हैं उसको भी हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण को देख लिया, तो वहाँ पर ये फिर से रिपीट होंगे, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं मनुस्मृति, जो सबसे प्राचीन स्मृति है, इसमें 4 लोगों ने टीका किया हुआ है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। जैसे टीका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को और अच्छे से विस्तार से उसको समझाना एक तरीके से, है ना। क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ होते थे उनकी जो शब्दावली होती थी, उनकी जो रचनाएं होती हैं, आम जन लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, तो उसी को और सरल करके उस पर टीका किया जाता था, मतलब उसको और आसान भाषा में समझाया जाता था, उसी को कहा जाता है टीका। तो 4 लोगों ने टीका किया है। एक तो है मेघातिथि, जिसके बारे में हमने अभी देखा कि सती प्रथा का विरोध किया गया है, उसका वर्णन इसमें मिलता है, इनके द्वारा किया गया है जो रचना है उसमें। उसके बाद है गोविंद राय, तीसरा है कुलुल्क भट्ट और चौथा है भारूची। ये 4 लोगों ने इस पर टीका किया हुआ है। उसके बाद यज्ञवल्लभ को 3 लोगों ने टीका किया है। एक है विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क, ये नाम आपको जो विज्ञानेश्वर है ना आगे भी आपको मिलेंगे। दूसरा भारूची, तो जब हम राजवंश को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये नाम आपको रिपीट मिलेंगे। उसके बाद हमने लौकिक साहित्य को देख लिया। अब उसके बाद एक है जो जिसके बारे में हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। हमने लौकिक साहित्य देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी यात्राओं से मिलने वाले जो प्रमुख जानकारी है, जो उनके विवरण से मिलता है। तो कौन कौन से मतलब समय में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए और कहाँ के विदेशी यात्री आए, उनका क्या उद्देश्य था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो भारत में विदेशी यात्री आए उनमें यूनानी लोग प्रमुख थे। तो कौन कौन से यूनानी विदेशी यात्री थे या विद्वान थे, उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हैं डेसियस, ये ईरान के राजवैद्य हैं। इनके भी विवरण में भारत के बारे में, भारत की राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हैं आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस को जब सबसे पहले हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया था, इस नाम का जिक्र हमने किया था, अगर आपको याद होगा तो। और इनको क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका। उसके बाद तीसरे नंबर पर है प्लिनी, इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद है चौथे नंबर पर टालमी, इनकी पुस्तक है जियोग्राफिका और भारत का भूगोल। उसके बाद 5वें नंबर पर है नियार्कस, सिकंदर के साथ ये भारत आए थे और एक लेखक थे। 6वें नंबर पर है डाइमिकस, 6वें नंबर पर है डाइमिकस और ये सीरिया से थे। और ये क्या थे, एंटियोकस के राजदूत थे। जो सीरिया के नरेश थे ना, जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उनके राजदूत थे। और बिंदुसार के जब शासन चल रहा था तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये 2-3 नाम है, जैसे डाइमेकस है, डायोनीसियस है और मेगास्थनीस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके काल में आए थे इसको पूछता है, तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है, जैसे डाई है, डाई क्या होता है, एक कलर होता है। तो जैसे हम बिंदी भी लगाते हैं ना, तो बिंदी क्या होता है, कलरफुल होता है। तो डाई से बिंदु, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे, ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है 7वें नंबर पे डायोनीसियस, ये मिस्र के थे और जो मिस्र के नरेश थे डालमी फिलाडेल्फस, उनके ये राजदूत थे। और अशोक के कार्यकाल में
इनके दरबार में आए थे। तो इसको मैंने कैसे जोड़ा है, जैसे डायोनीसियस, सियस में सिया आ रहा है तो सिया किसी लड़की का नाम लग रहा है तो अशोक प्लस सिया ऐसे करके याद कर लिए। मेगास्थनीज, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और सभी लोगों को याद भी होगा। मेगास्थनीज क्या है, एक यूनानी थे और यूनानी नरेश सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है इंडिका, इन्हीं की रचना है जिसमें भारत के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया जो यूनानी यात्री थे कौन कौन थे। अब इसमें से आपको पता चल गया कि कौन कौन से यात्री भारत आए थे। अब देखते हैं आगे, कुछ अरबी यात्री भी आए थे। अरबी यात्री में जो 3 नाम महत्वपूर्ण है, एक है सुलेमान। सुलेमान ये पाल व प्रतिहार वंश के बारे में इनके जो विवरण है उसमें मतलब मिलता है, चर्चा की गई है इसके बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अलबरूनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। राजपूत कालीन समाज के बारे में इसके जिक्र किया गया है। देखिए इसको अलबरूनी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे याद करेंगे, जो जैसे गज है ना, तो गज मतलब क्या होता है, हाथी होता है। तो हाथी को बहुत ही मतलब सम्मान के साथ देखा जाता है क्योंकि उनको भी एक ईश्वर का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो जो गज से प्रेम करेगा वही हिंदी की रचना करेगा, हिंद की रचना करेगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं। गज से गजनवी के साथ आए थे याद हो जाएगा। और हिंद, तहकीक ए हिंद, हिंद की इन्होंने रचना की है, तहकीक ए हिंद की रचना, ठीक है। उसके बाद तीसरे जो अरबी यात्री थे अल मसूदी, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बारे में इनके विवरण में जानकारी मिलती है। तो ये 3 नाम है। ये नाम आप फिर से जब हम पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये सब वंश पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये नाम हमको वापस से मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री में पहले नंबर पे हैं आपके फाह्यान। ये गुप्त काल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है के समय आए थे। और इनकी जो रचना थी, जो पुस्तक थी फो क्यू की, और इनका जो यात्रा का उद्देश्य था ये बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना चाहते थे, इसलिए भारत की इन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद है वेनसोंग हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश से संबंधित थे के समय आए थे भारत। और वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है। इनकी पुस्तक थी सियुकी और ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, 6 वर्ष तक यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण की थी। और ये पहले ऐसे यात्री हैं जो भूमि मार्ग से आए थे और भूमि मार्ग से वापस चले गए, वेनसोंग है ना। इनके बारे में जो फैक्ट है उसको आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं इत्सिंग। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है इनके विवरण में, जो इन्होंने अपना डायरी मेंटेन किया है। मतलब जो बार बार हम विवरण या ग्रंथ बोल रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो कई लोगों का आदत क्या होता है, डायरी मेंटेन करते हैं कि आज दिन भर में हमने ये किया या 1 महीने में ये किया। तो ये इधर घूमने के लिए आए थे, जिस भी आपके उद्देश्य को लेकर के आए थे, तो ये अपना जो उन्होंने जो देखा और जो घटनाएं घट रही थी उसको वो डायरी मेंटेन करते गए। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी में भारत के राजनीतिक, आर्थिक या जो सामाजिक दशाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 4th हैं संयुगन, जो बौद्ध धर्म प्रतियां एकत्रित करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे, संयुगन है ना। ये 4 हैं आपके चीनी यात्री। उसके बाद अभी हमने देख लिया अरबी जो यात्री थे, उसके बाद यूनानी, उसके बाद चीनी यात्री, उसके बाद हैं यूरोपीय यात्री जो यूरोप से जिनका संबंध है। एक है आपका मार्को पोलो। पहला है मार्को पोलो, ये इटली से संबंध रखते हैं। इन्होंने चीन की खोज के दौरान ही यहाँ पर कुछ समय या कहें कि भारत के जो राज्यवंश हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। इनका मेन उद्देश्य था चीन की खोज करना, लेकिन इसी दौरान क्योंकि यहाँ से गुजरे होंगे तो इन्होंने उस समय जो पांड्य है जो दक्षिण भारत में चल रहा था ना उस समय राजवंश, उसके बारे में इनके विवरण में जानकारी मिलता है। उसके बाद है वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थी, इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मिनहाज उल सिराज। ये मिनहाज उल सिराज इनकी जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, बस इसमें इतना ही जानिए। उसके बाद है ये महत्वपूर्ण है आपके अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। उसके बाद है नेक्स्ट 5 नंबर पे जियाउद्दीन बसी, तारिक ए फिरोज शाही। उसके बाद 6 नंबर पे है फिरदौसी, इन्होंने लिखा है शाहनामा। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण यात्री थे उनकी रचना क्या थी और कहाँ कहाँ से संबंध रखते थे उसको हमने अच्छे से देख लिया है। 1 से 2 बार देखेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हम आगे देखते हैं अभिलेख।
अभिलेख से भी हमको इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कोई, इसमें जो बोगज कोई है या इसी को कहा जाता है मिथ नवी अभिलेख। इसको विश्व का प्रथम अभिलेख या कहा जाता है, जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। ये प्रथम अभिलेख है ना। ये कई बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। उसके बाद हम भारतीय अभिलेख के संदर्भ में देखते हैं। देखिए अभिलेख तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अभिलेख क्या क्या हो सकते हैं या कहाँ कहाँ मिले हैं, है ना। अभी पूरा को याद जब हम कैसे करेंगे, जब एक एक राजवंश पढ़ते जाएंगे। तो अभी हमने पूरा को देख लिया है, तो जब किसी राजवंश में हम पहुँचते हैं, मान लीजिए गुप्त है या मौर्य है, तो वहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो वापिस से पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से उसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो भारतीय अभिलेख कौन कौन से हैं देखिए। क्या हुआ, अशोक के शासन काल में जो ये प्रारंभ हुआ, अभिलेख की जो शुरुआत हुई है अशोक के काल से, और अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 4 श्रेणियों में उनको बांटा गया है जो उनकी थी। एक तो ब्राह्मी लिपि थी, उनकी खरोष्टी लिपि थी, अरमाइक थी या यूनानी थी। 4 प्रकार की उसमें शैली हमको मिलता है। जो ब्राह्मी लिपि है वो क्या होता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है, और ज़्यादातर जो अभिलेख हैं उनके आपके ब्राह्मी लिपि मिलते हैं। उसके बाद खरोष्टी क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। तो 4 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अभिलेख कौन से लिपि में है, तो 4 है ना, इनमें से 4 कोई सा भी हो सकता है। जैसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि कई जगह आपके अशोक का नाम अशोक ना करके अशोक देव नाम प्रियदर्शी का जिक्र है। तो कौन कौन से अभिलेख, 3 अभिलेख है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रियदर्शी के नाम से उसको उल्लेख किया गया है। एक है मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश से में है, दूसरा है गुर्जरा व पांडगुडिया अभिलेख, ये मध्य प्रदेश, दोनों मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी अभिलेख हैं के स्थान को याद करने के लिए हमने एक साथ मर्ज कर लिया है। यहाँ पर अभिलेख कौन कौन से, कम से कम एक बार जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या जो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कम से कम इतने सारे अभिलेख हैं, हम समझ नहीं पाते कौन कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक स्टेट देखते जाते हैं, वहाँ से कौन कौन से हैं, ये तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे हमने गुजरात का देखा, तो गुजरात में एक तो जूनागढ़ है, गिरनार अभिलेख, ये जो कि उसी को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। संस्कृत में लिखा ये पहला अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर गुजरात से। उसके बाद महाराष्ट्र में देखें कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में है नासिक अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर अभिलेख है, गरुड़ अभिलेख है, एरण अभिलेख है। देखिए आपका ऐहोल प्रशस्ति है, एरण अभिलेख है, इसका तो बहुत बार जिक्र होता है। आप छत्तीसगढ़ में भी इसकी जब पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो इसका जिक्र होता है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मध्य प्रदेश में कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश से मिला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, भीतरगांव अभिलेख है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल से देवपाड़ा और हाथी गुफा अभिलेख, ये जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं यहाँ से मिले हैं। उसके बाद सिक्का हम देखें, सिक्के हैं या कॉइन उस समय तो सबसे पुराने जो सिक्के मिलते थे वो आहत सिक्के मिलते थे। आहत सिक्के कैसे मिलते थे इसको कैसे समझें, जैसे वो किसी चीज़ से आहत किया हुआ, मतलब ठोका हुआ, या एक आकृति, किसी चीज़ को अगर हम ठोकते हैं ना कि एक विशेष प्रकार की आकृति है, तो हम किसी धातु या किसी चीज़ ठोकते हैं तो उसकी आकृति उभर जाती है। तो पहले आहत सिक्के मिलते थे अलग अलग काल में, और जो सिक्के चलना शुरू हुए वो मौर्य काल से प्रारंभ हुआ, और मौर्य काल में तांबे के सिक्के चलन में थे। और उसके बाद स्वर्ण सिक्के में देखेंगे तो सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के जारी किए वो यवनों ने किए। सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के जारी हुआ जिनके जिस काल में या जिनके द्वारा, तो गुप्त काल में हुआ। और शुद्ध सोने के सिक्के जो अधिक शुद्ध थे वो कुषाण काल में हुआ, कनिष्क के द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ से ये जो स्वर्ण सिक्के हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला में क्या है, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे कि आपका मान लीजिए पहले, अभी तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही बन रहा है। पहले जैसे आपकी गंधार कला शैली, ये किससे संबंधित, तो ये क्या है, मूर्तिकला से संबंधित है। या मथुरा कला शैली है, किससे संबंधित है और किस काल में ये शुरू हुआ। तो बस इसमें से ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, जितना बताया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। तो जो मूर्तिकला है ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, कनिष्क के शासनकाल में जो मूर्ति है, ये मूर्ति बनाना हुआ या मूर्ति कला है वो अस्तित्व में आया। और 2 प्रकार की कला है, एक तो गंधार कला शैली है। गंधार कला शैली क्या है, यूनानियों को देख करके भारतीय लोगों ने सीखना शुरू किया और उन्हीं का देखा सीखी बनाना शुरू किया। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो गंधार कला शैली है वो भारत और यूनानी दोनों का मिक्स है ना।
अगर मथुरा कला शैली देखें तो मथुरा कला शैली ये भारत में ही उत्पन्न है और मथुरा कला शैली गुप्त काल में ज़्यादा प्रभावी हुई है। अब गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई और जो गंधार कला शैली है वो कनिष्क काल से। इसमें बस इतना याद रखेंगे मथुरा कला शैली या गंधार कला शैली क्या होता है। इसमें भी मूर्तियाँ का जो निर्माण होता है उनकी अलग अलग प्रकृति, हर चीज़ का एक नियम रहता है ना, तो उसी तरीके से है। तो ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हम देखते हैं भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक, तो इनकी 3 शैलियाँ होती हैं। भवन एवं स्मारक की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जो नागर शैली क्या है, उत्तर भारत में जिस प्रकार की जो कलाकृतियाँ बनती थी या कहें कि जो भवन निर्माण की जो शैली प्रचलित थी उसको कहा गया नागर शैली। और दक्षिण भारत में जिस प्रकार के भवन निर्माण किया जाता है उसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको कहा जाता है बेसर शैली। या खास कर कहें कि जो दक्षिणापथ कहा जाता है ना, जैसे हम सातवां में पढ़ते हैं दक्षिणापथ, मतलब उत्तर से जैसे आप बीच और मध्य भारत में आप प्रवेश करेंगे, नीचे जाएंगे तो उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। तो उस बीच में क्या है, ये दोनों का एक संक्रमण स्थान है जहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं। तो इस शैली को कहा जाता है बेसर शैली। जिसमें क्या होता है, मंदिर निर्माण में ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, क्या होता है अलग अलग स्टेज होता है। जैसे आप नीचे हुए धरातल हो गया, तो धरातल के बाद कई जगह मंदिर में क्या बनता है, इस तरीके से एक चबूतरा नुमा संरचना बनता है, बेस बनाया जाता है, उसके बाद मंदिर खड़ा किया जाता है। कई जगह सीधा मंदिर बनाने के पहले अलग अलग पहले एक गर्भगृह बनाया जाता है। गर्भगृह पहुंचने से पहले ही 2-3 स्टेज होते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे इसमें हैं, तो हमको यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये 3 शैली क्या क्या है बस इतना जानना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, चित्रकला है। तो चित्रकला का भी एक उसमें एलोरा अजंता की गुफा हुआ, आपका बाघ की गुफा हो गया। तो जब हम राजवंश पढ़ेंगे तो विस्तार से उसको हम देखेंगे। उसके बारे में ऐसे कुछ बताने लायक कुछ था नहीं, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद आगे हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ भी अपना सुझाव है आप ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।